नमस्कार साथियों, मैं नितेंद्र चौधरी आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं में सभी में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उससे पहले मेरे जहन में दो पंक्तियां आ रही हैं। आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं कि सैनिक सीमा का, डॉक्टर जान का और लाइब्रेरियन ज्ञान का रक्षक होता है। तो आप सभी भावी पुस्तकालय अध्यक्ष जो है ज्ञान के रक्षक हैं। आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सभी को एकदम आसान तरीके से और एकदम शानदार तरीके से आज इस टॉपिक को समझाने वाला हूं। तो आज अपन शुरुआत करते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा निर्मित जो है वर्गीकरण पद्धति है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। अपन आज पढ़ने वाले हैं कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। कॉलन क्लासिफिकेशन जो है ये भारत में निर्मित पहली वर्गीकरण पद्धति है। कॉलन क्लासिफिकेशन कॉलन क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। तो दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसका नाम द्विबिंदु वर्गीकरण ही क्यों रखा गया। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो है इसके पहले एडिशन में जो है कॉलन जो योजक चिन्ह है कॉलन इसका प्रयोग किया था। कहने का मतलब है दो बिंदु आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं, दो बिंदुओं का प्रयोग किया था। इस कारण जो है इस वर्गीकरण पद्धति का नाम कॉलन क्लासिफिकेशन रखा था। अब मैं इसके जो बैक में इस जो पद्धति का जो इतिहास है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि कॉलन क्लासिफिकेशन जो है इस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस पद्धति का जो है निर्माण किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में आप सभी जानते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है भारत में पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक हैं और पुस्तकालय विज्ञान के भी क्या हैं, ये जनक हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है इन्होंने, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इन्होंने बीलिस किया था एमलिस किया था, तो इन्होंने कोई भी जो है बीलिस एमलिस कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ये खुद पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। इनके बाद में ही जो भी कोर्सेज हैं लाइब्रेरी साइंस के, BLIS हो MLIS हो, वो बाद में शुरू हुए। पहले ये जो थे गणित के शिक्षक थे। किसके? गणित के। गणित विषय के ये क्या थे? शिक्षक थे। और बाद में ये वर्ष 1924 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को वर्ष 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय में भारत देश में प्रथम लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था। मद्रास विश्वविद्यालय में, मद्रास विश्वविद्यालय में इनको क्या किया गया था? नियुक्त, लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था। ये वर्ष 1924 से लेकर के और वर्ष 1944 तक रहे थे। और जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण पद्धति है इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1933 में। तो कहीं ना कहीं ये वर्ष 1924 से 44 के बीच में मद्रास विश्वविद्यालय में जब लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे, इसी बीच में इन्होंने किसका निर्माण किया है? कॉलन क्लासिफिकेशन का। परंतु इनके जीवन में एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण बदलाव आता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को लंदन भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भेज दिया जाता है लंदन। लंदन में इनके द्वारा जो है ब्रिटिश पुस्तकालय जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय उसका प्रशिक्षण किया था। और भी इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप काफी जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी
इन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरीज का जो है प्रशिक्षण किया। और मैं आप देखिए, अभी तक आपने देख लिया है कॉलन क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन जो है, इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसके प्रथम संस्करण में केवल जो है कॉलन चिन्ह का यूज लिया गया था। दो बिंदु आप सामने देख रहे हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलन, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉलन क्लासिफिकेशन। और दो बिंदु यानी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है वर्ष 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय में क्या किए गए थे? भारत देश में ये प्रथम लाइब्रेरियन, ये क्या किए गए थे? नियुक्त, प्रथम लाइब्रेरियन नियुक्त किए गए थे। प्रथम लाइब्रेरियन क्या किए गए थे? नियुक्त किए गए थे मद्रास विश्वविद्यालय में। और वर्ष 1924 से लेकर के 44 तक जो है ये लाइब्रेरियन रहे। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है मद्रास विश्वविद्यालय में कब तक जो है लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद में ये लंदन चले जाते हैं। और ये पहले क्या थे? गणित के शिक्षक थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसके शिक्षक थे? गणित के शिक्षक थे। तो दोस्तों, इनकी जो यात्रा है वो यहां से प्रारंभ होती है कि ये लंदन चले जाते हैं और लंदन में इनको इनके पुस्तकालय विज्ञान के गुरु मिलते हैं। उनका नाम था एडवर्ड बी रॉस। इनके गुरु मिलते हैं इनको एडवर्ड बी रॉस। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा इनके गुरु मिलते हैं WCB शेयर्स। इनको मिलते हैं इनके गुरु WCB शेयर्स जो है लंदन में इनको पुस्तकालय से संबंधित इनके गुरु मिलते हैं एडवर्ड बी जो है WCB शेयर्स, सॉरी WCB शेयर्स जो है इनके द्वारा इनको क्या है पुस्तकालय प्रशिक्षण दिया जाता है। लंदन में ये जो है ब्रिटिश लाइब्रेरीज का क्या करते हैं? वहां पर अध्ययन करते हैं। इन्होंने जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो स्कीम है इसको बनाया था, उससे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और डीडीसी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसका है डेब्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन और इसका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इन वर्गीकरण पद्धतियों का अध्ययन किया था तो उन्होंने पाया कि ये वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं ये सह विस्तृत वर्गांक, क्या सह विस्तृत वर्गांक जो है प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। को सह विस्तृत वर्गांक को एक्सटेंसिव क्लास नंबर जो है ये प्रदान करने में क्या नहीं थी? सक्षम नहीं थी। और यहीं से इनके माइंड में जो है एक विचार आया कि एक ऐसी वर्गीकरण पद्धति अब बनाई जाए जिससे क्या हो सह विस्तृत वर्गांक जो है को एक्सटेंसिव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे को एक्सटेंसिव क्लास नंबर जो है प्रदान करने में क्या नहीं थी? ये पद्धतियां सक्षम नहीं थी। यहीं से इनके मन में विचार आया और इन्होंने एक जो है इनके मन में विचार आया कि एक ऐसी वर्गीकरण पद्धति बनाई जाए जिससे कि वो सह विस्तृत वर्गांक जो है प्रदान कर सके। तो बाद में इन्होंने जो है कॉलन क्लासिफिकेशन बनाने से पहले लंदन में एक खिलौना देखा था जिसका नाम था मैकोनोसेट। क्या नाम था? मैकोनोसेट, इस खिलौने का नाम था। अब इन्होंने इस खिलौने को देखा तो इन्होंने पाया कि जो एक खिलौना है नट बुल्टों की सहायता से जुड़ा हुआ था। पूरा खिलौना एकदम क्या था? सुव्यवस्थित था। तो इन्होंने सोचा कि इसी प्रकार से एक विषय जो है उसमें विभिन्न पक्षों से जुड़ करके एक ऐसी वर्गीकरण पद्धति बनाई जा सकती है। इनके दिमाग में विचार जो है इस खिलौने को देखकर आया था। आपसे पूछा जा सकता है ये क्या था? एक खिलौना। कि किस खिलौने को देख करके डॉक्टर एस आर रंगनाथन के मन में क्या आया था? कॉलन क्लासिफिकेशन के निर्माण का विचार आया था। कॉलन क्लासिफिकेशन के निर्माण का विचार आया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो है ब्रिटिश पुस्तकालय के जो पुस्तकालय हैं उनका प्रशिक्षण किया। उसके बाद में उन्होंने पाया कि एक ऐसी पद्धति बनाई जाए जो सह विस्तृत वर्गांक प्रदान करने में क्या हो? सक्षम हो।
तो यहीं से इनके माइंड में जो है कॉलन क्लासिफिकेशन का निर्माण करने का विचार उत्पन्न हुआ। और वर्ष 1925 में ये लंदन से लौट रहे थे। वर्ष 1925 में कहां से लौटे थे? लंदन से। और लंदन से लौटते समय ही इन्होंने जो है जहाज पुस्तकालय में ही दिमाग में जो है बैठा लिया था पूरी जो वर्गीकरण पद्धति है उसके निर्माण की जो रूपरेखा है उसका पूरा जो है डाटा सेट कर लिया था। और वर्ष 1927 में जो है इन्होंने वर्ष 1927 में इन्होंने क्या कर लिया था? शेड्यूल का निर्माण कर लिया था। वर्ष 1927 में इन्होंने किसका निर्माण कर लिया था? शेड्यूल, जिसे बोलते हैं अनुसूची। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको अनुसूची। और वर्ष आपसे पूछा जाए कि यह वर्गीकरण पद्धति पूर्णतः बनकर कब तैयार हो गई थी, तो पूर्णतः तैयार हो गई थी यह वर्गीकरण पद्धति कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वर्ष 1932 में। वर्ष 1932 में जो है वर्गीकरण पद्धति क्या हो गई थी? पूर्णतः बनकर तैयार हो गई थी। परंतु इसका जो पहला एडिशन है, पहला एडिशन जो प्रकाशित किया गया था वो किया गया था वर्ष 1933 में। कब प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1933 में। और इसका प्रकाशन किया गया था माला के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने जो भी मैं आपको पहले रूपरेखा बना रहा हूं इसको पीपीटी के माध्यम से एक बार मैं आपको पूरा दोबारा से समझा दूंगा। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर के एकदम और पूरा फोकस करना है आपको समझने पर। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी फैक्ट्स आपसे भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको एकदम डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। और आपको देखिए एकदम ज्ञानी नहीं बनना है, आपको क्या करना है? सिलेक्शन लेना है। और उस सिलेक्शन के लिए मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से आपका प्रश्न बाहर जाने की संभावना ना के बराबर रहेगी। एकदम शानदार तरीके से पहले मैं आपको पूरे प्रश्न पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस पर जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के बारे में मैं प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप सभी देखते जाएं। अभी जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या कर दिया है? वर्गीकरण पद्धति का निर्माण कर दिया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या था? सियाली रामत रंगनाथन। क्या नाम था इनका पूरा? सियाली रामामृत रंगनाथन। इन्होंने इस पद्धति को बनाया था जो कि भारत में किस क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण के और पुस्तकालय विज्ञान के क्या है? जनक हैं। तो सियाली जो था इनके किसका नाम था? सियाली जो है इनके गांव का नाम था। सियाली क्या था? इनके गांव का नाम था। और रामामृत जो है इनके पिताजी का नाम था। रामामृत क्या है? इनके पिताजी का नाम था। और रंगनाथन इनके खुद का स्वयं का नाम था। कितनी महान शख्सियत रहे होंगे जिन्होंने अपने गांव का, अपने पिताजी का नाम पहले रखा है और बाद में खुद का नाम रखा है। सियाली राममृत रंगनाथन जो है इनका क्या है? पूरा नाम है। ये भी आपसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है रामामृत क्या है? तो ये इनके क्या है? पिताजी हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 9 अगस्त 1892 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1892 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। परंतु देखिए बहुत जगह इनका जो जन्म है वो क्या दे रखा है? 12 अगस्त 1892। जो कि इनके किस में दिया हुआ था? दस्तावेज में।
और माना क्या जाता है दस्तावेज वाला ही। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका जन्म भी किसी भी वर्ष में किसी भी डेट को हो जाता है, परंतु आपने लगभग जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनका जुलाई में एडमिशन होता है, तो डॉक्यूमेंट्स में उनकी जो डीओबी है वो क्या हो जाती है, 1 जुलाई कर दी जाती है। उसी प्रकार इनका जन्म जो एक्चुअल जन्म है वो 9 अगस्त 1892 को हुआ था, परंतु इनके जो दस्तावेजों में दे रखा है वो दे रखा है 12 अगस्त 1892। तो अगर ऑप्शन में 12 अगस्त नहीं हो तो ही 9 अगस्त को करना है, अन्यथा आपको 12 अगस्त ही क्या करना है, राइट आंसर करना है। 12 अगस्त 1892 को इनका जन्म हुआ था, जो कि इन्होंने वर्गीकरण पद्धति को बनाया है। तो दोस्तों इसके कितने संस्करण आए थे, लगभग इसके संस्करण जो हैं वो प्रकाशित हुए थे, 7 संस्करण अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं वर्तमान में। इसका देखिए फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला एडिशन जो है इसका आया था वर्ष 1933 में। कब आया था, वर्ष 1933 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, मैं आप सभी को बता चुका हूं। और दूसरा संस्करण जो है इसका वर्ष 1939 में। और तीसरा एडिशन आया था इसका वर्ष 1950 में। और चौथा एडिशन आया था इसको वर्ष 1952 में। और जो पांचवा एडिशन है वर्ष 1957 में। और छठवां एडिशन है वर्ष 1960 में। और इसका जो छठवां संस्करण है इसका एक 6 रीप्रिंट एडिशन भी आया था। इसका जो है 6th रीप्रिंट एडिशन यह आया था आपके वर्ष 1963 में। और लास्ट एडिशन जो है इसका वो है 7th एडिशन, जो ये आया था वर्ष 1987 में। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि क्या इसकी ईयर, सभी संस्करण की ईयर याद करनी है? तो दोस्तों आप सभी को ये जो भी ईयर दे रखी है सभी याद करनी है, एकदम रट्टा लगा लेना है। इसका कारण है लगभग जो है सभी भर्ती परीक्षाओं में इसकी ईयर पूछी जाती है। आपसे बीच के किसी भी संस्करण की ईयर पूछी जा सकती है। अब जैसे पूछा जा सकता है कॉलन क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, तो वर्ष 1950 में। ऐसे ही देखिए फर्स्ट एडिशन है आपके 1933 में, सेकंड 1939 में, और जो थर्ड एडिशन है वो 1950 में, फोर्थ एडिशन जो है आपके 1952, और फिफ्थ एडिशन 1957, सिक्स जो है 1960 में, और 6 रिप्रिंट जो है 1963 में। सेवेंथ एडिशन आया था आपके 1987 में। तो दोस्तों ये जो सातों एडिशन जो है ना, इसमें सातवें एडिशन के जो एडिटर थे, संपादक थे, उनका नाम था एम ए गोपीनाथ। क्या नाम था, एम ए गोपीनाथ। तो जो एम ए गोपीनाथ है इन्होंने इन सातों एडिशन को 3 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में इन्होंने इसको 3 वर्गों में विभाजित किया था। और वो 3 वर्ग किस प्रकार से जो विभाजित किए थे, इसमें पहला संस्करण, दूसरा संस्करण और तीसरा संस्करण, ये तीनों संस्करण जो थे ये अपरिवर्तनीय अपक्षात ये थे आपके अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण, अपरिवर्तन पक्षात्मक। और जो आपके 4, 5, 6 और 6 रिप्रिंट जो है ये आपके थे लगभग पक्षात्मक। क्या थे, लगभग पक्षात्मक। ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेट। और इसमें आपका 7th एडिशन जो है ये था पूर्णतः पक्षात्मक।
फुली फ्रीली फैसिटेड। पूर्णतः पक्षात्मक। तो ये थे आपके कॉलन क्लासिफिकेशन के सातों संस्करण, और सात संस्करण थे आपके। तीनों संस्करण जो है क्या थे, अपरिवर्तन, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया सकता था। ये थे लगभग पक्षात्मक, तो इनमें क्या है थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता था। और ये थे पूर्णतः पक्षात्मक, सातवां एडिशन आपके। तीन तो है अपरिवर्तनीय, और ये जो है 6, 4, 5, 6 जो है क्या है लगभग पक्षात्मक, और ये है पूर्णतः पक्षात्मक। तो कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको अभी तक जो भी बताया है, एक बार मैं आपको पुनः दोबारा एकदम शानदार तरीके से समझा देता हूं। कॉलन क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। हिस्ट्री ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन। तो जो वर्गीकरण पद्धति है, इसके रचयिता कौन है, मैंने अभी बताया था आपको, डॉक्टर एस आर रंगनाथन इसके क्या है, रचयिता हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 9 अगस्त 1892। मैंने अभी आपको बताया था कि 9 अगस्त 1892 तो उनका जन्म हुआ था, परंतु उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या दे रखा है, 12 अगस्त 1892। क्या दे रखा है, 12 अगस्त 1892। सियाली इनका गांव है, तंजौर जिला है, मद्रास में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और इनकी शिक्षा पूरी होने के बाद में ये गणित विषय के क्या बने थे, शिक्षक में। जैसा कि आपको बता चुका हूं, किसके शिक्षक बने थे, गणित विषय के। वर्ष 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मद्रास विश्वविद्यालय के क्या बने थे, पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। इनको ब्रिटेन के पुस्तकालय जो हैं उनके कार्य प्रणाली का अध्ययन में पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षण हेतु लंदन भेजा गया था। कहां भेजा गया था, लंदन भेजा गया था। और इनके व्यावसायिक जीवन में एक नया बोर्ड आया, और लंदन में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने पुस्तकालय का प्रशिक्षण किया। वहां लंदन में इनके पुस्तकालय विज्ञान के गुरु कौन थे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, WCB शेयर्स जो थे इनके गुरु थे, WCB शेयर्स। इसे भी आप ध्यान रखें, WCB शेयर्स जो है इनके क्या थे, गुरु थे लंदन में, जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान का इनको क्या दिया था, प्रशिक्षण दिया था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किसका निर्माण किया है, कॉलन क्लासिफिकेशन का। और इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1892 को हुआ था, और डॉक्यूमेंट्स में क्या दे रखा है, 12 अगस्त 1892। सियाली इनका गांव है, और तंजौर इनका जिला है, मद्रास में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इनकी शिक्षा पूरी होने के बाद में ही ये क्या बने थे, गणित के शिक्षक बने थे। बाद में इनको क्या बना दिया गया, वर्ष 1924 में जो है इनको लाइब्रेरियन बनाया गया था, और वर्ष 1944 तक रहे थे। कब तक रहे थे, वर्ष 1924 से लेकर के वर्ष 1944 तक मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के पद पर ये कार्यरत रहे। और बाद में ये लंदन में प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, और 1925 में ये कहां से लौटते हैं, लंदन से भारत लौटते हैं। और उन्होंने 2 सप्ताह की जो यात्रा की, उसमें मद्रास विश्वविद्यालय के 30,000 शीर्षकों की मुद्रित प्रति को अपनी नई पद्धति के अनुसार क्या कर लिया था, वर्गीकृत कर लिया था। इन्होंने, मैंने आपको बताया था, देखो, एक कॉलन का चिन्ह जो है प्रयोग कर अनुसूचियों का निर्माण किया, और उन्होंने 1927 में अनुसूचियों का क्या कर लिया था, निर्माण पूरा कर लिया था। 1932 में यह पद्धति क्या हो गई थी, पूर्णतः बनकर तैयार हो गई थी। और वर्ष 1933 में इसका पहला संस्करण क्या कर दिया गया था, प्रकाशित कर दिया गया था, जिसके पेजों की संख्या, ये यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, पेजों की संख्या थी 307। कितने पेज थे, 307 जो है इसमें पेजों की संख्या थी। अपन अभी जो है पढ़ चुके थे कॉलन क्लासिफिकेशन के इतिहास के बारे में, कि कॉलन क्लासिफिकेशन का जो इतिहास है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किस प्रकार से निर्मित किया था। उसको जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, उन्होंने लंदन जाकर के जो है ब्रिटिश पुस्तकालयों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहाँ पर उनके गुरु थे WCB शेयर्स। उन्होंने उनको
जो है वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में बताया, और उन्होंने वहाँ से अनुभव किया कि एक नई ऐसी पद्धति जो है बनानी चाहिए जो सह विस्तृत वर्गांक प्रदान करने में क्या हो, सहायक हो। तो उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन का निर्माण किया, जिसका पहला संस्करण जो है वर्ष 1933 में प्रकाशित कर दिया था, और दूसरा एडिशन 1939 में, और तीसरा 1950 में। मैं आपको बता चुका हूं कि कॉलम क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन के जो मुख्य संपादक थे, मुख्य संपादक कौन थे? मुख्य संपादक थे आपके, मेन एडिटर जो थे, मैं एम ए गोपीनाथ। कौन थे? एम ए गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जो थे, इन्होंने क्या किया था, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया था, जिसका पहला वर्ग आप सामने देख रहे हैं, अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति, रिजिडली फेसेटेड स्कीम। इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो संस्करण है, ये अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति के उदाहरण हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो तीनों एडिशन पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कॉलम क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किसका उदाहरण है। उसमें दिया जाएगा आपको अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति, लगभग पक्षात्मक पद्धति, या फिर पूर्णतः पक्षात्मक पद्धति। तो आपको सही करना है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति। दूसरा वर्ग है, इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन का 4th एडिशन, 5th एडिशन, 6th और 6th रीप्रिंट। मैंने अभी आपको बताया था जो चतुर्थ संस्करण है, ये आया था आपके 1952 में, 5वां आया था 1957 में, 6वां आया था 1960 में, और जो 6th रीप्रिंट एडिशन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन है, क्योंकि वर्तमान में भारत में पुस्तकालयों में 6th रीप्रिंट एडिशन ही यूज में लिया जा रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है, ये 4, 5 और 6, ये एडिशन किसके उदाहरण है? लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति के, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल सिंथेटिक जो है, ये भी क्या है, इसमें आते हैं 4था, 5वां और 6वां संस्करण। और आपके लास्ट संस्करण बच जाता है 7th एडिशन, जो है वर्ष 1987 में जो है ये प्रकाशित हुआ। ये है पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति, फुली फ्रीली फेसिटेड स्कीम। कहने का मतलब है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एम ए गोपीनाथ ने अब तक प्रकाशित हो चुके 3 संस्करणों को, ये जो 7 संस्करण हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में विभाजित कर रखा है, जो कि आपने देख लिया है। पहला, दूसरा और तीसरा संस्करण जो है, ये अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। चौथा, 5वां और 6वां ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, और 7वां जो पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। इसके उदाहरण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि यह संस्करण भले ही 7वां, इसका कॉलम क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण आ चुका है, परंतु पुस्तकालयों में जो वर्गीकरण किया जाता है उसके लिए 7वां संस्करण उपयोग में ना लेकर के 6 रीप्रिंट एडिशन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह संस्करण अभी पूर्णतः जो है सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं इससे। अभी अपन बात करेंगे पहला संस्करण कितने भागों में था, दूसरा कितने भागों में था। ऐसे 7 संस्करण है, 7 जो संस्करण है, 7 संस्करण की बात अपन करेंगे। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रथम संस्करण जो है ना, देखो एक बार बता ही देता हूं मैं आपको कि फर्स्ट एडिशन, इसके जो है 3 भाग थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसके 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भाग। इसके 3 भाग हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है रूल्स। क्या है? रूल्स। और रूल्स, शेड्यूल और इंडेक्स, नियम, अनुसूची और अनुक्रमणिका, इसके 3 भाग थे पहले संस्करण के, जिसमें 307 पेज थे।
पहला खंड है आपके, देखिए फर्स्ट वॉल्यूम, प्रथम संस्करण जो है रूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं नियम। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं हिंदी में नियम, जिसमें 127 पेज थे। और जो दूसरा भाग है आपके अनुसूचियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्स, इसके 135 पेज थे। और लास्ट है आपके इंडेक्स, जो कि इसमें आपके 100, इसमें आए थे आपके 45 पेज। टोटल आपके जो कुल पेज संख्या है वो कितनी हो गई? 307 जो है आपके पेज संख्या है पहले संस्करण में। मैं जो है पेज संख्या आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेज संख्या का प्रश्न एक बार राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ईयर भर्ती परीक्षा में ही पूछा गया था कि डीडीसी के पहले संस्करण में पेज संख्या कितनी है। तो डीडीसी में जो पेज संख्या है वो कितनी है? 44। कितनी है? 44। उसी तरीके से कॉलम क्लासिफिकेशन में भी आपसे पेज संख्या पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा संस्करण है, इसके कितने भाग थे? 4 भाग, 6 एडिशन और 6 रिप्रिंट एडिशन। इन दोनों के कितने भाग थे? 3 भाग। और 7वें एडिशन के कितने भाग हैं? 5 भाग। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पहला संस्करण जो है उसके 3 भाग हैं, उसके बाद में जो 4 संस्करण है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो उन चारों संस्करण के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। उसके बाद में 6 और 6 रिप्रिंट एडिशन, उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और जो आपके लास्ट एडिशन है, 7वां एडिशन, उसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है भागों का। मैंने अभी आपको पहले संस्करण के भाग बता दिए। दूसरे संस्करण के भाग हैं आपके जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, चारों संस्करण के कितने भाग हैं? इनके 4 भाग हैं। कहने का मतलब दूसरे संस्करण के भी 4 भाग हैं, तीसरे संस्करण के भी 4 भाग हैं, चौथे के भी 4 भाग हैं और 5वें के भी 4 भाग हैं, जो कि मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं। इसमें देखिए सेम है जो भी मैंने आपको पहले संस्करण बताया था, रूल्स, शेड्यूल और इंडेक्स, नियम, अनुसूची और अनुक्रमणिका, ये तीनों तो सेम है। इसमें 4 नंबर जुड़ गया है आपके वर्ग संख्याओं के उदाहरण। क्या है? वर्ग संख्याओं के उदाहरण। इंग्लिश में बोलेंगे इसे एग्जाम्पल ऑफ क्लास नंबर्स। 4 जो है आपके एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे इसे। ये आपके दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें एडिशन के क्या हैं? 4 भाग हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपके 6 एडिशन और 6 रिप्रिंट एडिशन, 6वां संस्करण और 6वां पुनः मुद्रित संस्करण, इसके आपके 3 भाग हैं, जो कि 6वां पुनः मुद्रित संस्करण वर्तमान में पुस्तकालयों में वर्गीकरण करने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। इसके भाग हैं आपके, देखिए पहला भाग है रूल्स और दूसरा है शेड्यूल। ये दोनों भाग तो सेम है। इसमें तीसरा भाग है आदि ग्रंथों एवं धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां। कहने का मतलब जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, उनके बारे में जो है इस भाग में, भाग नंबर 3 में जोड़ दिया गया है, रूल्स, शेड्यूल्स और इंडेक्स। तो ये हो गए आपके 6 रिप्रिंट एडिशन तक की बात। अभी चलते हैं अपन 7वां एडिशन, जो कि क्या है इसका वर्तमान एडिशन। 7वां एडिशन जो कि वर्ष 1987 में आया था। इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पहला संस्करण जो है इसका प्रकाशन किसने किया था? माला ने किया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। परंतु 7वें संस्करण का जो प्रकाशन है वो किया है सर्ल्स ने। किसने किया है? सर्ल्स। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस जो है एक संस्था है, इसके द्वारा जो है 7वें संस्करण का क्या किया गया है? प्रकाशन किया गया है। और इस संस्था की स्थापना जो हुई थी आपके 1961 में हुई थी। इसको पंजीकृत किया गया था वर्ष 1963 में। यह एकमात्र संस्करण है जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे संस्करण को बताइए जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु के बाद में क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है। तो ये देखिए 7वां संस्करण है। इसमें पहला जो भाग है इसका था भूमिका इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग था गाइडेंस टू द बिगिनर्स,
तीसरा भाग है आपके जनरल रूल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य नियम। चौथा भाग है जनरल डिवीजन एंड कॉमन आइसोलेट, सामान्य भाग और सामान्य एकल। ये क्या है आपके 4 नंबर भाग है। और 5वां भाग है स्पेशल आइसोलेट, विशिष्ट एकल। कहने का मतलब है कॉलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पहला भूमिका, दूसरा गाइडेंस टू द बिगिनर्स, तीसरा है सामान्य नियम, और चौथा है सामान्य भाग और सामान्य एकल, 5वां है विशिष्ट एकल। अभी तक अपन ने बात करी है कॉलन क्लासिफिकेशन के, जो एम ए गोपीनाथ के द्वारा उनको 3 वर्गों में रखा गया था, अपरिवर्तन पक्षात्मक, और जो लगभग पक्षात्मक, और पूर्णतः पक्षात्मक। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में। अब अपन ने बात की है जो 7 संस्करण है इसके भागों के बारे में। पहला संस्करण जिसके 3 भाग हैं, रूल्स शेड्यूल्स इंडेक्स, और दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जिसके 4 भाग हैं। 4 संस्करण है उसके 4 भाग हैं। रूल्स शेड्यूल्स इंडेक्स तीनों तो एज इट इज है ही, उसमें एक चौथा भाग जुड़ गया है, वर्ग संख्याओं के उदाहरण। आपके आ जाता है 6वां, और 6वां रिप्रिंट, 6 एडिशन और 6 रिप्रिंट एडिशन, उसके 3 भाग हैं। इसमें रूल्स और शेड्यूल्स तो हैं ही, उसके अलावा आद्य एवं धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां जुड़ जाता है। उसके बाद में आपके 7वां संस्करण है जिसके 5 भाग हैं, भूमिका, गाइडेंस टू द बिगिनर्स, जनरल रूल्स, सामान्य नियम, जनरल डिवीजन एंड कॉमन आइसोलेट, और स्पेशल आइसोलेट आपका 5वां भाग है। अभी तक मैं आपको कॉलन क्लासिफिकेशन की जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ा चुका हूं कि कॉलन क्लासिफिकेशन को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किस तरह बनाया था। उसके 3 वर्ग जो एम ई गोपीनाथ ने बनाए थे उसके बारे में बता चुका हूं, और मैं आपको जो 7 संस्करण के भाग हैं उनके बारे में बता चुका हूं। अब पढ़ते हैं अपन कौन से संस्करण में क्या आया था। जैसे पहले संस्करण में किस अंकन का यूज लिया गया, दूसरे में क्या परिवर्तन हुए, तीसरे संस्करण में क्या आया था। अक्सर जो है भर्ती परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया पहला संस्करण जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1933 में हुआ था। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। और इस संस्करण का प्रकाशन किया था माला ने। किसने? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका क्या किया गया है? प्रकाशन किया गया है। इस संस्करण में जो है मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। 1 मिनट शॉर्ट में मैं अंकन के बारे में बता देता हूं आपको। अंकन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं अंकन। एक तो होते हैं शुद्ध, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्योर नोटेशन, और एक होते हैं मिश्रित। एक क्या होते हैं? मिश्रित अंकन, इसको बोलते हैं मिक्स्ड नोटेशन। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी मैं आगे आपको लगभग 2 घंटे की क्लास में अंकन के बारे में एकदम विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। प्योर नोटेशन जो होते हैं उसमें एक ही प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, और मिक्स्ड नोटेशन जो मिश्रित अंकन होते हैं इसमें एक से अधिक प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो कॉलन क्लासिफिकेशन के पहले संस्करण में जो है मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया था। कौन से संस्करण में? पहले संस्करण में। आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्रित अंकन का प्रयोग कॉलन क्लासिफिकेशन के कौन से संस्करण में किया गया था? तो प्रथम संस्करण में किया गया था। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये दे रखे इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया गया है कॉलन क्लासिफिकेशन में 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। तो जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन में 0 से लेकर 9 तक ही प्रयोग किया था, जैसे ये जो 0 से लेकर 9 तक है ये कौन सी वर्गीकरण पद्धति है? डीडीसी में प्रयोग लिए जाते हैं। किसमें? डीडीसी में। तो डीडीसी में तो केवल और केवल 0 से 9 तक का ही प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब उसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें जो है इंडो अरेबिक नंबर का तो प्रयोग किया गया ही है। इसके अलावा रोमन कैपिटल, देखिए रोमन वर्णमाला के बड़े अक्षर रोमन कैपिटल जो है ए से लेकर के और जेड तक, ये क्या है? रोमन कैपिटल जो है इनका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा रोमन वर्णमाला के छोटे अक्षर जो हैं स्मॉल ए से लेकर के और स्मॉल जेड तक। इसमें एक खास जो विशेष बात है आपको ध्यान रखनी है, आई, एल और ओ को छोड़ दिया गया है। इसमें आई, एल, ओ को क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी।
जीरो और ओ उसमें क्या डिफरेंट जो है अपन समझ नहीं पा रहे थे, इस कारण से इसमें क्या किया गया है, आई, एल और ओ इन तीन जो है रोमन स्मॉल वर्ड्स को छोड़ दिया गया है। बाकी इसमें कितने लिए गए हैं, ये तो थे 26 और ये है 23। कितने हैं, 23। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कॉलन क्लासिफिकेशन में जैसा कि आपको मैंने बताया है, इसमें इंडो अरेबिक नंबर्स का भी यूज लिया गया है, इसमें रोमन कैपिटल का भी और रोमन स्मॉल का भी। कहने का मतलब एक से अधिक प्रकार के अंकन का यूज लिया गया है, तो वो हो गया मिश्रित अंकन। इसका प्रयोग पहले संस्करण में किया गया है। इसमें जो बुक नंबर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या की गई थी, स्पष्ट की गई थी पहले संस्करण में। दशा संबंध जो है इसका प्रावधान किया गया था, प्रावधान किया गया था फेज रिलेशन का पहले संस्करण में। अपन आ जाते हैं अभी दूसरे संस्करण में। पहले संस्करण के बाद में आ जाते हैं अपन दूसरे संस्करण पर। तो दूसरे संस्करण का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1939 में। मैं आपको बार बार जो है संस्करण की जो ईयर है, वर्ष जो है, प्रकाशन वर्ष, इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में बार बार जो चीज है रिवाइज होगी। इससे आपको प्रत्येक संस्करण की जो प्रकाशन वर्ष है वो याद हो जाएगी और प्रकाशन वर्ष जो है क्या की जाती है, पूछी जाती है। इस संस्करण का जो है निर्माण किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन की एक वर्गीकरण पद्धति थी, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। उसका पहला संस्करण आया था वर्ष 1937 में। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैक में लेके चलता हूं, इसके 3 एडिशन आए हैं अब तक। पहला एडिशन 1937 में, और दूसरा आया है इसका 1957 में, और तीसरा आया है इसका 1967 में। पहला, दूसरा और तीसरा। परंतु इसका जो पहला संस्करण जो आया था उसमें विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। क्या किया गया था, तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। उसके आधार पर जो है सूत्र व नियमों पर आधारित था। क्या, कॉलन क्लासिफिकेशन का दूसरा संस्करण। कहने का मतलब है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम का जो पहला संस्करण जो वर्ष 1937 में आया था, इसमें क्या है कि वर्गीकरण पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, तो उसके सूत्र व नियमों पर आधारित था। क्या, पहला, ये द्वितीय संस्करण कॉलन क्लासिफिकेशन का क्या है, द्वितीय संस्करण। और मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं इस संस्करण के कितने भाग थे, 4 भाग थे। इस संस्करण में, द्वितीय संस्करण में ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन में एकमात्र ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनको हटा दिया गया था। जिसका प्रयोग किस संस्करण में किया गया था, तो इसका प्रयोग किया गया था सेकंड एडिशन में। किसका, ग्रीक अक्षर डेल्टा। ये होता है डेल्टा, देखिए ग्रीक अक्षर डेल्टा, ये क्या है, ग्रीक अक्षर डेल्टा। प्रथम संस्करण की कमियों को दूर कर 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा। 5 मूलभूत श्रेणी होती हैं आपकी, पी, एम, ई, एस और टी। ये होती हैं आपकी 5 मूलभूत श्रेणी। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। पदार्थ, पर्सनैलिटी का होता है व्यक्तित्व, मैटर का होता है पदार्थ, और एनर्जी का होता है ऊर्जा, और स्पेस का होता है आपके स्थान, और टाइम का होता है समय। तो जो 5 मूलभूत श्रेणियों की जो अवधारणा या मतलब विचारधारा जो है वो दी गई थी आपके दूसरे संस्करण में। ध्यान रखना है इस चीज का विशेष, जो विचारधारा या अवधारणा है ये कब दी गई थी, दूसरे संस्करण में। अपन बात करते हैं तीसरे संस्करण की, तो 1933, 39 और वर्ष 1950 में प्रकाशित हुआ था आपके तीसरा संस्करण। कब प्रकाशित हुआ था, 1950 में। इस संस्करण में जो है कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। इस संस्करण में एक छोटी आड़ी रेखा जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपन का चिन्ह। किसका चिन्ह बोलते हैं, हाइपन का। इसको जोड़ा गया था, जो कि अध्यारोपण विधि होती है, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। इसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में जो हाइपन का चिन्ह होता है उसी से पता लगता है कि ये कौन सी विधि है, अध्यारोपण विधि है। तो इसका प्रयोग किसमें किया गया था, तृतीय संस्करण में। तृतीय संस्करण में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किसका प्रयोग किया गया था, हाइपन जो चिन्ह है इसको जोड़ा गया था, छोटी आड़ी रेखा। आप क्या जाता है फोर्थ एडिशन,
जो कि वर्ष 1952 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1952 में। अभी मैंने आपको बताया था द्वितीय संस्करण में जो 5 मूलभूत श्रेणी है पीएमईएसटी, उसको उसकी अवधारणा दी गई थी कौन से एडिशन में? द्वितीय एडिशन में। परंतु इनके लिए जो अलग अलग योजक चिन्ह है वो दिए गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले संस्करण में जो है कौन सा चिन्ह यूज लिया गया था? कॉलन। ओनली फॉर कॉलन का यूज लिया गया था पहले संस्करण में। कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन, इसका यूज लिया गया था। परंतु जो चतुर्थ संस्करण है इसमें 5 मूलभूत श्रेणियों को अलग अलग जो क्या दिए गए थे? योजक चिन्ह दिए गए थे। परंतु स्पेस और टाइम के लिए दोनों के लिए क्या दिया गया था? डॉट ही प्रयोग में लिया गया था। क्या लिया गया था? डॉट का जो योजक चिन्ह है इसको ही प्रयोग में लिया गया था। डॉट दोनों के लिए, समय के लिए और स्थान के लिए, दोनों के लिए कॉमन रूप से डॉट का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ संस्करण में पीएमएसटी के लिए अलग अलग संस्करण के लिए अलग अलग जो 5 मूलभूत श्रेणी है इनके लिए अलग अलग योजक चिन्ह यूज लिए गए थे। और ये डॉट और डैश कब तक रहा था? 6 रीप्रिंट एडिशन तक रहा था। समय और स्थान के लिए डॉट और डैश जो है 6 रीप्रिंट एडिशन तक रहा था। 6 रीप्रिंट एडिशन में इसको बदल दिया गया। स्थान के लिए तो डॉट ही रहा था, परंतु जो टाइम जो है इसके लिए चिन्ह दे दिया गया था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उल्टा अधरण चिन्ह बोलते हैं इसको। कॉलन क्लासिफिकेशन में 6 रीप्रिंट एडिशन में इसका यूज लिया गया था। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया थर्ड एडिशन में क्या यूज लिया गया था? हाइफन, छोटी आड़ी रेखा जिसको बोलते हैं, इसको किस में प्रयोग किया जाता है? अध्यारोपण विधि में। चतुर्थ संस्करण में क्या हुआ? चतुर्थ संस्करण में जो है योजक चिन्ह जो 5 मूलभूत श्रेणी है उसके लिए अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया था। ये देखिए दोस्तों, ये है आपके पी एम ई एस और टी। पीएमईएसटी है, पी का होता है पर्सनैलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व, और मैटर इसको बोलते हैं पदार्थ, एनर्जी इसको बोलते हैं ऊर्जा, और स्पेस इसको बोलते हैं स्थान, और टी का होता है टाइम, समय। जो पर्सनैलिटी है इसके लिए क्या यूज लिया गया था? कॉमा। चिन्ह का ध्यान रखें, क्या यूज लिया गया था? कॉमा। और जो आपके मैटर है इसके लिए क्या यूज लिया गया था? सेमी कॉलन। एनर्जी के लिए क्या लिया गया था? कॉलन। और इन दोनों के लिए कॉमन रूप से क्या लिया गया था? डॉट। क्या यूज लिया गया था? डॉट का यूज लिया गया था। कहने का मतलब है 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए अलग अलग योजक चिन्ह दिए गए थे चतुर्थ संस्करण में, और इसकी जो अवधारणा है वो दे दी गई थी द्वितीय संस्करण में। इसमें जो है आवर्तन और स्तर, राउंड्स एंड लेवल की अवधारणा दी गई थी किस संस्करण में? चतुर्थ संस्करण में। कुछ पक्षों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो सकती है, इस कारण इसको किया गया था ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिटेड। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं चतुर्थ संस्करण, पंचम संस्करण और छठवां संस्करण ये क्या थे? लगभग पक्षात्मक। तो ये इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिटेड। जो कि क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें एक से अधिक बार क्या हो रही थी? आवृत्ति हो रही थी। तो चतुर्थ संस्करण में आपको विशेष ध्यान रखना है राउंड्स एंड लेवल, आवर्तन और स्तर का भी प्रयोग किया गया था। अब आपके आ जाता है 5वां संस्करण, और 5वें संस्करण में आपके जो चतुर्थ संस्करण में जो त्रुटियां रह गई थी उनका निवारण किया गया था। इस संस्करण में आपके जो है भौगोलिक स्थान थे, अलग अलग मेन क्लास हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है, लेवस एग्रीकल्चर है, फाइन आर्ट्स है एंड लॉ है। जो अलग अलग मेन क्लासेज हैं इनमें आपके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, स्पेस आइसोलेट जो था उसमें क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था 5वें संस्करण में। और जो अपन फेज रिलेशन, आगे अपन पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था ना अभी आपको, आवर्तन और स्तर, दशा संबंध। अभी तो अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका यूज कौन से संस्करण में किया गया था। आगे अपन इनके पूरे डिटेल्स में जो है पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो दशा संबंध जो है, फेज रिलेशन जो अभी अपन वर्तमान में यूज ले रहे हैं, उसकी शुरुआत की गई थी 5वें संस्करण में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है देखने लायक बात है वो यही है, 1957 में यह प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1957 में। तो 5वां संस्करण जो है दशा संबंध का यूज इसमें लिया गया था। दशा संबंध के 3 स्तर और इसे 5 भागों में सुनिश्चित किया गया था।
वर्तमान में जो है इसके 6 भाग हैं, और जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा। दशा संबंध के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि दशा संबंध का यूज कौन से संस्करण में लिया गया था, 5वें संस्करण में। 6वां संस्करण है आपके, जो कि वर्ष 1960 में आया था। और इस संस्करण में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था कि इसमें स्पेस जो है इसके 4 स्तर, S1, S2, S3 और S4, और जो समय पक्ष है उसके T1 और T2, 4 जो 2 स्तर हैं इनका प्रयोग किया गया था। किसमें? 6वें संस्करण में। किस एडिशन में प्रयोग किया गया था? 6वें संस्करण में प्रयोग किया गया था। छठवां पुनः मुद्रित संस्करण, ये क्या है? पुनः मुद्रित संस्करण, जो कि वर्तमान में पुस्तकालयों में वर्गीकरण के लिए यूज लिया जा रहा है। वर्ष 1963 में प्रकाशित हुआ था। इस संस्करण में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था, मैं अभी आपको बता रहा था कि जो चतुर्थ संस्करण में समय के लिए और स्थान के लिए डॉट का यूज लिया जा रहा था, उस डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का जो चिन्ह है वो होता है, देखिए दोस्तों, ऐसे उल्टा उद्धरण चिन्ह। कैसे होता है? जैसे अपन का कोमा होता है ना, ये कोमा, ये तो होता है आपके कोमा, ये होता है उल्टा उद्धरण चिन्ह। क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है ये, इसको उल्टा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। तो ये लिया गया था आपके समय पक्ष के लिए। किसके लिए लिया गया था? समय के लिए। समय के लिए इसका प्रयोग किया गया था आपके 6वें पुनः मुद्रित संस्करण में। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और 6वां जो संस्करण है, 5वें जो एडिशन में दशा संबंधों का प्रयोग किया गया था, उसके लिए कनेक्टिंग सिंबल जो क्या यूज लिया जाता है? 0 यूज लिया जाता है। और जो 6 रीप्रिंट एडिशन है, इसको जो है गणित के अध्यापक थे इनके, एडवर्ड बी रॉस, क्या थे? गणित के अध्यापक थे, इनको समर्पित किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 6वां पुनर्मुद्रित संस्करण। और इसमें पेज संख्या थी टोटल 450। जो आपका पहला संस्करण था उसमें पेज संख्या 307 थी, परंतु आपके 6वें पुनर्मुद्रित संस्करण की पेज संख्या 450 थी। तो देखिए 6 रिप्रिंट एडिशन के बारे में अपन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इसका प्रकाशन 1963 में हुआ था। इसके 3 भाग थे। इस संस्करण में जो है महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था, जो टाइम फेसेट है उसके लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये देख रहे हो ना आप, इस चिन्ह को देखना ध्यान से, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये किसका चिन्ह है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा का चिन्ह है, इसका यूज लिया गया था। इस संस्करण में जो है अनुसूची में रूल्स और शेड्यूल्स, जो नियम और अनुसूची का जो भाग है उसमें परिवर्तन किए गए थे। उसे बोलते हैं अनेक्सर के नाम से जाना जाता है। अनेक्सर का मतलब होता है कि जैसे आपके कोई किताब के पीछे छोटी से शॉर्ट में जो संक्षिप्त में जो दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं अनेक्सर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इसको संक्षिप्त में, संक्षिप्त में जो है कॉलम क्लासिफिकेशन में दे रखा है, उसे अनेक्सर के नाम से जाना जाता है। और दशा संबंध के लिए योजक चिन्ह क्या लिया गया था यूज में? 0 का यूज में लिया गया था। गणित के अध्यापक एडवर्ड बी रॉस को जो है 6 रिफरेंट एडिशन जो है क्या किया गया था? समर्पित किया गया था इन्होंने डॉक्टर एडवर्ड बी रॉस को। और इस संस्करण में कुल पेजों की संख्या थी आपके 450। देखिए इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आपको मैं इतना बता रहा हूं कि कौन से संस्करण में किसका यूज लिया गया था, क्या जोड़ा गया था, क्या प्रयोग किया गया था। तो अभी अपन 6 रिप्रिंट एडिशन तक आ चुके हैं। 7वां संस्करण जो है, इसके लेखक हैं एमपी सतीजा। क्या है? एमपी सतीजा जो है इसके लेखक हैं। और इसके जो मेन एडिटर थे एम ए गोपीनाथ। नील मेगन वगैरह ने भी इसमें सहयोग किया था, परंतु जो मेन संपादक हैं, मुख्य संपादक एम ए गोपीनाथ हैं। ये दोबारा लिख दिया है, संपादक कौन है इसके? एम ए गोपीनाथ। और प्रकाशक जो है मैंने आपको बताया था सल्स, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस जो है, ये इसके प्रकाशक हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और 1963 में इसको क्या कर दिया गया था? संस्था को पंजीकृत। इसके द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है।
अब यहाँ पर एक समझने लायक चीज है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि 5वें संस्करण में दशा संबंध जो है उसका यूज लिया गया था, उसके 3 स्तर थे और क्या थे, 5 भाग थे। छठवां जो भाग है ना, टूल फेज रिलेशन, इसको उपकरण दशा संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकरण दशा संबंध। इसको जोड़ा गया था 7वें संस्करण में। कौन से संस्करण में? 7वें संस्करण में जोड़ा गया था उपकरण दशा संबंध को, और 0 के स्थान पर इसमें एम्परसेंड का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? एम्परसेंड का। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोशियोलॉजी एंड लॉ, ये मैं आपको दशा संबंध का एग्जाम्पल बता रहा हूं कि किस प्रकार से इसमें चिन्ह जो है लिया गया था। अभी अपन इसको 6 रिप्रिंट एडिशन के आधार पे बनाए। सोशियोलॉजी जो है मेन क्लास है क्या? बाई, और लॉ जो है ये क्या है? जेड। ये क्या है? जेड। तो इसमें बाई और ये अपन लिख दिया जेड। अपन अगर इसको 6 रिप्रिंट एडिशन के आधार पर लिखते हैं तो इसमें आएगा आपके 0A। ये तो है आपके 6 रिप्रिंट एडिशन के आधार पे। और जो ये यूज लिया जा रहा है ना, एम्परसेंड जो है, ये होता है, देखिए एम्परसेंड। क्या है ये? एम्परसेंड। इसका प्रयोग किया गया था आपके 7th एडिशन में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 0 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कनेक्टिंग सिंबल में किसके लिए यूज लिया जाता है? तो दशा संबंध में किसका प्रयोग किया जाता है? 0 का, जो कि 6 रिप्रिंट एडिशन के आधार पे किया जाता है, परंतु 7th एडिशन के आधार पे जो है एम्परसेंड का प्रयोग किया जाता है। और 7th एडिशन में, जैसे 6 रिप्रिंट एडिशन में जो है 3 स्तर दशा संबंध के और 5 भाग थे, परंतु 7th एडिशन में टूल फेज रिलेशन, उपकरण दशा संबंध जो है अलग से जोड़ दिया गया था, 6वां भाग। तो ये किस आधार पे? 7th एडिशन के आधार पे। 7th एडिशन। दशा संबंध जो है अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरी डिटेल से किस तरीके से प्रश्न आते हैं, क्या बनेगा, कितने प्रकार के दशा संबंध है, वो सारा अपन आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल भी चिंता ना करें, एकदम धैर्य से पढ़ते रहें, कोई तरीके का आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एकदम मैं आपको डिटेल्स में लेकर 0 से JRF तक लेकर चलूंगा, बहुत शानदार तरीके से। यह संस्करण अभी तक अपूर्ण है, इसलिए किसी भी पुस्तकालय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पुस्तकालयों में वर्तमान में 6ठा पुनः मुद्रित संस्करण 6 रिप्रिंट एडिशन ही यूज में लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 7वां संस्करण भले ही कॉलम क्लासिफिकेशन का आ गया है, परंतु पुस्तकालयों में 6 रिप्रिंट एडिशन का प्रयोग ही किया जाता है। कॉलम क्लासिफिकेशन में जो टोटल जो अंकन है वो कितने यूज लिए गए हैं? कुल 74। रोमन कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था, ए से लेकर के और जेड तक कितने हैं? संख्या इनकी 26 है। कॉलम क्लासिफिकेशन में एकमात्र ग्रीक वर्ड का यूज लिया जाता है जिसका नाम है डेल्टा। क्या है? ग्रीक वर्ड ये होता है डेल्टा। और इंडो अरेबिक नंबर हैं आपके 0 से लेकर 9 तक यूज लिए जाते हैं। ये कितने हैं? 10। और आई, एल और ओ को छोड़ करके रोमन स्मॉल यूज में लिए जाते हैं 23। इंडिकेटर डिजिट हैं आपके, एक तो है आपके स्टार, एक तो क्या है, इधर देख लीजिए, एक तो है आपके स्टार, एक है आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एक है आपके बैकवर्ड एरो। ये क्या है? बैकवर्ड एरो। 3। और ये है आपके ऑर्डिनरी इंडिकेटर, जिसमें देखिए PMEST है जो मैंने आपको बता दिया था। एक सेकंड, PMES और T, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, डॉट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, डॉट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये जो है आपके देखिए ये दे रखे 5वां, और ये जो है ना ये समय, ये दिए गया है समय के लिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये 5वां तो मैंने आपको वहां बता दिए। ये आपका एम्परसेंड है,
जो किस में यूज लिया जाता है, अभी बताया था मैंने आपको, दशा संबंध में यूज लिया जाता है। किस में यूज लिया जाता है, दशा संबंध में। किसका यूज लिया जाता है, ये देखिए आपके एम्परसेंड है, इसका यूज लिया जाता है दशा संबंध में। सेवेंथ एडिशन के आधार पर, 6 रिप्रेजेंट के आधार पर तो लिया जाता है 0। ये जो है प्लस का चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है आपके कोई भी एडिशन ऐड करना हो उसके लिए। और ये जो है आपके भविष्यकाल को बताता है, क्या फॉरवर्ड एरो और बराबर जो और स्पेसिएटर, इसका प्रयोग किया जाता है आपके स्पेसिएटर। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हाइपन और डबल डैश जो बराबर का चिन्ह है इसका स्पेसिएटर के रूप में यूज में लिया जाता है। ये आपके हैं टोटल 11। और ये जो है ना आपके छोटा कोष्टक, इसका लिया जाता है यूज आपके सब्जेक्ट डिवाइस। किस में यूज लिया जाता है, सब्जेक्ट डिवाइस में। टोटल जो है 74 अंकन का यूज लिया गया है, किसमें, कॉलम क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन के आधार पर। कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कॉलम क्लासिफिकेशन में जो है कुल कितने अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में 74 मिलता है, तो 74 पर ही टिक करना है। क्या करना है, 74, 74, क्योंकि इसमें देखिए 26 जो है आपके रोमन कैपिटल यूज में लिए गए हैं, एकमात्र ग्रीक वर्ड जो है डेल्टा यूज में लिया गया है। 0 से 9 तक 10 अंकन यूज लिए गए हैं। ILO को छोड़ करके रोमन स्मॉल यूज लिए गए हैं 23। और 3 जो है ये स्टार है, डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसका यूज किस में लिया जाता है, कॉमन आइसोलेट में। किस में लिया जाता है, कॉमन आइसोलेट में, डबल इन्वर्टेड कोमा का। और ये है आपके 11, जो कि मैंने आपको 11 की 11 बता दिए। टोटल हो जाते हैं आपके 74 अंकन का यूज लिया गया है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आज आपको कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत डिटेल्स में और संपूर्ण जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये PDF आपको मिल जाएगी बिल्कुल भी, जैसे आपको थोड़ा भी कहीं भी समझने में प्रॉब्लम आई है तो PDF आपको मिल जाएगी, उससे आप समझ सकते हैं। और लगातार जुड़े रहें, मैं आपको क्लासिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो पूरा एकदम शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।